नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने शो मनी सेंट्रल में और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। बाजार में हर दिन बदलते ट्रेंड्स, नई खबरें, सरकार के बड़े फैसले और सरकार की नीतियां आप पर कैसे और कितना असर डाल सकती हैं, इस पर हम हर दिन चर्चा करते हैं और आज भी कुछ इसी तरह के मुद्दों के साथ हम हाजिर हैं। तो आज के शो में हम चर्चा करने वाले हैं कि कैसे पूरे देश में अब मिनिमम वेतन को लेकर जो है वो सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसका क्या असर होगा, किन लोगों पर सबसे ज़्यादा इसका असर पड़ेगा, ये हम डिटेल में बातचीत करने वाले हैं। इसके बाद हम बातचीत करेंगे कि एटीएम पर बैंकों का किस तरीके से बड़ा एक्शन आ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 3 महीने से आरबीआई के पास लगातार ये शिकायतें आ रही हैं कि लोगों को एटीएम में कैश नहीं मिल रहा। अगर कैश है तो लंबी लाइनों का सामना करना पड़ रहा है और आरबीआई ने बैंकों से इस पर रिपोर्ट भी मांगी थी और अब बैंक क्या करने जा रहे हैं, इस पर हम बातचीत करने वाले हैं। साथ ही आगे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से जो रिफर्बिश्ड फ़ोन्स हैं, पुराने स्मार्टफोन्स हैं, उनका दौर आता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि इनकी डिमांड जो है वो तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और इन पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं प्रवीण शर्मा सर। प्रवीण सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सिमरनजीत। चलिए तो शो को आगे बढ़ाते हैं और पहली खबर पर चर्चा शुरू करते हैं। दरअसल देश में मिनिमम वेज यानी कि न्यूनतम वेतन को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार अब पूरे भारत के लिए एक समान नेशनल फ्लोर वेज तय करने की तैयारी में है। इसके लिए सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का गठन किया जा रहा है जो स्टेट्स, इंडस्ट्री और श्रमिक संगठनों से चर्चा के बाद अपनी सिफारिश देगा। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि देश के किसी भी हिस्से में मजदूरों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्तर पर तय किए गए वेतन से कम वेतन ना मिले। अगर ये व्यवस्था लागू होती है तो करोड़ों कर्मचारियों की सैलरी पर असर पड़ सकता है, खासकर उन राज्यों में जहां अभी न्यूनतम वेतन कम है। तो प्रवीण सर, आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार की क्या प्लानिंग है, नेशनल फ्लोर वेज जो लेकर आ रहे हैं ये क्या है सर, और ये जो मौजूदा मिनिमम वेज वाला सिस्टम है उससे कितना अलग होने वाला है? बिल्कुल, देखिए सिमरनजीत, इसको इस तरह से समझना ज़रूरी होगा। एक तो जो कोड ऑन वेजेस है जी 2019, उसके तहत सरकार या उसको लागू करने की दिशा में सरकार एक बड़ा काम कर रही है और पहली बार जैसा आपने बताया कि नेशनल फ्लोर वेज को जो है सरकार लेकर आना चाहती है। अब तक जो है वो नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेजेस को जो है सरकार हर साल जारी करती थी। इसमें और अब जो सरकार लेकर आना चाहती, इसमें एक बहुत बड़ा बुनियादी फ़र्क है। अब तक जो सरकार का मिनिमम वेजेस का जो सरकार जारी करती थी, उसको लागू करना या ना करना वो सरकारों के, राज्य सरकारों के ऊपर होता था। वो उसको चाहें तो मान लीजिए सरकार ने 400 रुपये का वेज तय कर दिया जी, लेकिन वो राज्यों के लिए उसको मानना एक मैंडेटरी चीज़ नहीं थी। राज्य चाहे तो उससे कम पर भी जा सकते थे अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से या अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से। अब जब सरकार आपका जो फ्लोर वेज लेकर आएगी, नेशनल फ्लोर वेज, उसमें किसी भी राज्य के लिए इसको मानना जो है वो मजबूरी होगी या अनिवार्य होगा। राज्य इसके नीचे नहीं जा पाएंगे, ये एक मैंडेटरी चीज़ होगी। अब इसको दूसरी तरह से समझिए, जैसा आपने बताया कि एक पूरा का पूरा जो एक एडवाइजरी बोर्ड जो है, नेशनल सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाएगा जिसमें केंद्र के लोग होंगे, जिसमें राज्यों के राज्य सरकारों के लोग होंगे, एम्प्लॉयर्स होंगे जिसमें, और ट्रेड यूनियन के लोग होंगे जी। तो एक व्यापक जो है वो सरकार एक कंसल्टेशन प्रोसेस और एक पूरा का पूरा तरीका अपनाना चाहती है। महत्वपूर्ण ये क्यों है, इसको इस तरह से समझ लीजिए कि देश में इस वक्त जो टोटल वर्कफोर्स है जी, वो तकरीबन 57-58 करोड़ का पूरा आप देश का वर्कफोर्स मानकर चलिए। इस वर्कफोर्स का जो 46 से 48 करोड़ लोग जो हैं, 56 या 58 करोड़ लोगों में से 46 से 48 करोड़ लोग माना ये जाता है कि इनफॉर्मल सेक्टर या अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर के से जुड़े हुए लोग हैं। आप मैन्युफैक्चरिंग को अगर छोड़ दें, जहां 55 से 65% के आसपास आपका फॉर्मल जॉब्स हैं जी, उसको छोड़कर आप एग्री को देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन को देख लीजिए, रिटेल को देख लीजिए,
होटल देख लीजिए, रेस्टोरेंट्स देख लीजिए, या आप ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड कराने वालों को देख लीजिए। इन तमाम महत्वपूर्ण सेक्टरों में मौजूद 80 से 90% जो वर्कफोर्स है वो सबकी सब इनफॉर्मल जॉब में है जी। बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जिनमें जो खुद तो फॉर्मल सेक्टर में, लेकिन उनमें काम करने वाले तमाम जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर की कैटेगरी में आते हैं। जैसे आपका गार्ड हो गए जी। या और जो आपने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लोग रख लिए, गिग फॉर्मेट में लोग रख लिए, बिल्कुल, फ्रीलांसर रख लिए, ये सब के सब इनफॉर्मल सेक्टर में आ गए। तो ये 46 से 48 करोड़ लोगों का जो एक हिस्सा है वो दरअसल इस पूरे के पूरा जो अब सरकार नियम लेकर आ रही है सिमरनजीत जी। वो इसके तहत आने वाला है। 70-80% लोग हैं। अगर आप एग्री को हटा देंगे तो 40% से ज़्यादा लोग जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं। तो सर आपको क्या लग रहा है कि सरकार जो ये नया सिस्टम लाना चाह रही है, सबसे बड़ी वजह आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है कि सरकार अब ये कुछ बदलाव इसके अंदर करना चाह रही है न्यूनतम वेतन को लेकर? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जब सरकार ने 4 जो नए अपने लेबर लॉज को सरकार लेकर आई, जो 29 पुराने कानून थे उनको बदल कर जब नए सरकार कानून लेकर आई तो उसमें इस बात को लेकर फिर एक तरह से मैं ये कहूँगा कि एक अनिवार्यता पैदा हो रही थी कि सरकार अब यहाँ से मिनिमम वेजेस भी तय कर दे। इसकी बात ट्रेड यूनियंस और तमाम जो कर्मचारियों के संगठन हैं वो लंबे वक्त से कर रहे हैं कि सरकार अपनी तरफ से एक तय वेतन करे जिससे कि राज्य उसके नीचे न जा पाए जब वो मजदूरी तय करते हैं। और बड़े पैमाने पर हम ये देखते आए हैं कि जो तमाम फैक्ट्रीज़ हैं, जो तमाम दूसरे कंस्ट्रक्शन साइट्स और इस तरह के जो वो हैं, वहाँ पर मज़दूरों को मिलने वाले जो वेतन है या मजदूरी है उसका कोई हिसाब किताब है नहीं। कोई भी कितने भी रुपए में किसी भी लेबर को हायर कर लेते हैं। एम्प्लॉयज़ की जो कामकाजी स्थितियाँ थी उसको लेकर ही, अगर आपको याद होगा, हाल के वक्त में मार्च की बात है, इसी मार्च 2026 की, जब मानेसर गुड़गांव बेल्ट में अनरेस्ट हुआ, हमने नोएडा में भी अनरेस्ट होता हुआ देखा, जिसके बाद दोनों जगहों पर मिनिमम वेजेस को बढ़ाना पड़ा सरकारों को। तो ये स्थितियां और जगहों पर न पैदा हों जहां पर कि मजदूर अनरेस्ट करें, और इसीलिए सरकार इसमें एक और बहुत बड़ा प्रावधान करने वाली। सरकार अब देखेगी महंगाई कैसी है जी, आपका रहने सहने का खर्च कितना है, यानी लिविंग कॉस्ट कितनी है, आवास हाउसिंग पे आपका खर्च कितना है जी, कपड़े हो गए आपके, ऐसे तमाम जो दूसरी चीज़ें हैं उनको मानक बनाएगी। उनके आधार पर बच्चों की एजुकेशन है, हेल्थ है, ये तमाम मानक बनाए जाएंगे जिनके आधार पर इसको निकाला जाएगा। इसके बाद फिर आपका अनस्किल्ड वर्कर, सेमी स्किल्ड वर्कर, स्किल्ड वर्कर और हाईली स्किल्ड वर्कर, इन कैटेगरीज में डिवाइड होकर आपको एक न्यूनतम वेतन सरकार तय करेगी कि साहब इससे कम राज्य कोई अपने जब कानून राज्य बनाएंगे, जब इन वेज कोड को लेकर अपने जगहों पर कानूनों को शक्ल देंगे, तब वहाँ पर जब वेतन को मजदूरी को तय करेंगे तो उसमें इस जो सरकार की, केंद्र सरकार की दी गई रकम है उससे नीचे न जा पाएँ। बिल्कुल सर, मैं इससे रिलेटेड एक डेटा भी अभी पढ़ रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का ये डेटा है, फिर मैं आपसे इस पर एक सवाल भी लेना चाहूँगा। अगर डेटा देखें तो भारत में जो न्यूनतम मजदूरी 2025 की अगर बात करें तो 178 रुपये पर डे थी ये, और 2026 में भी ये सेम है, 178 रुपये पर डे। अब 1996 से लेकर और 2026 के बीच में अगर ये न्यूनतम मजदूरी का हम एवरेज देखें तो ये 112 रुपये 29 पैसे के आसपास देखने को मिली है। अब सामान्य अनस्किल्ड वर्कर की अगर हम न्यूनतम मजदूरी देखें यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा मिल रही है अंडमान और निकोबार के अंदर 652 रुपये पर डे के हिसाब से, और सबसे कम है ओडिशा में करीब करीब 462 रुपये के आसपास। तो सर आपको लगता है कि ये जो हम देख रहे हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का डेटा है 178 रुपये पर डे का, ये आज के हिसाब से आपको लगता है कि काफ़ी है? नहीं, आप समझ लीजिए किसी व्यक्ति के जीवन यापन के लिए रोजाना के इतने में एक व्यक्ति का एक दिन का, मैं सही अगर आप तरीके से देखेंगे तो खाने का हो सकता है खर्च निकल आए, अगर आप बहुत बेयर मिनिमम अगर आप फूड और उसको लेते हैं,
अदरवाइज रहने का, आवाजाही का, आने जाने का खर्च, कपड़े और बाकी चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो ये किसी भी व्यक्ति को गरीबी की रेखा में के भी भीतर बहुत मुश्किल से जीवन यापन करने लायक है। परिवार का आप इससे समझ लीजिए कि जीवन यापन हो पाना नामुमकिन है। तो अगर केंद्र सरकार ही इसको इतने लो लेवल पर रख देगी तो राज्यों को इसका मतलब यह है कि आप एक बड़ा लीवे या एक बड़ी छूट देते हैं, एक बड़ा दायरा देते हैं कि अब आपने, सरकार ने 178 तय कर दी है, इसके बाद अब आप चाहें तो 200 कर दीजिए। बिल्कुल। अगर राज्य सरकार ये कहे कि नहीं साहब आपने जो तय की है उससे तो हम ऊपर ही दे रहे हैं, सही बात, तो आप राज्य सरकार 200 कर दे तब भी वो केंद्र सरकार के नियम का पालन है। बिल्कुल। हालांकि बाध्यकारी ये भी नहीं है। तो ये असल में इस जो आपको अब सरकार जो चूंकि लेकर आने वाली बात है और जो फ्लोर वेज, बड़ा मसला ये होगा कि सरकार, केंद्र सरकार इस फ्लोर वेज को कितना तय करती है। जब तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ जब बातचीत होगी उसके बाद सरकार कितना इसको रखती है, किस लेवल पर इसको लेकर आती है, ताकि खास तौर पर देखिए पिछले अगर आप कुछ सालों को देखेंगे तो देश के तमाम हिस्से, तमाम राज्यों में इन्वेस्टमेंट तेजी से बढ़ा है। बिल्कुल। चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर को उसका एक बड़ा फैक्टर मान लीजिए, बड़ी वजह मान लीजिए, और राज्यों में एक कंपटीशन की भावना भी पैदा हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा FDI, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वो अपने यहाँ हासिल कर पाएँ, अलग अलग सेक्टर्स में, मैन्युफैक्चरिंग हो, सेमीकंडक्टर हो या तमाम तरह के डेटा सेंटर हो। और जब ऐसा आप करते हैं तो बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की भी संभावनाएं पैदा होती हैं। ऐसे में जब आप बड़े पैमाने पर मजदूरों को या वर्कर्स को लेकर आते हैं, चाहे अनस्किल्ड हो चाहे हाईली स्किल्ड हो, ऐसे में उनकी जब आप वेतन को तय करना चाहते हैं तो फिर आपको तमाम फैक्टर्स को वहाँ पर देखना होगा। एक मिनिमम जो लिविंग स्टैंडर्ड है जी, कम से कम उतना मिले, इसकी गारंटी दरअसल सरकारों को देनी चाहिए, राज्यों की सरकारों को। जब आप चूंकि भारी भरकम इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, भारी भरकम सरकार के पास रेवेन्यू भी जनरेट होता है, तो ये बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पे बात हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ सर कि अगर मान लीजिए न्यूनतम वेतन बढ़ता है अब आगे, तो कंपनियों की कॉस्ट भी तो बढ़ेगी इससे, तो आपको लग रहा है कि आगे जाके एम्प्लॉयमेंट पर या नई भर्तियों पर भी इसका फिर कोई असर हो सकता है? नहीं, मुझे लगता नहीं है कि इसका ज़्यादा व्यापक असर होगा। कंपनियों की कॉस्ट जाहिर तौर पर बढ़ेगी जी, लेकिन नौकरियां कम हो इसके आसार कम होंगे। उसकी वजह यह है कि जो कंपनी जिस प्रोडक्ट को बना रही है, ज़्यादातर मान लीजिए अगर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में है या आपके कंस्ट्रक्शन के उसमें है, वहाँ आपके पास आप बार बार लगातार आप कीमतें बढ़ाते भी। अगर आप अभी ही देख लीजिए, 28 फरवरी से लड़ाई शुरू हुई, ईरान वाली लड़ाई शुरू हुई, कंपनियों ने जितना इम्पैक्ट संभवतः पड़ा भी ना हो कंपनियों के कारोबार पर, उससे ज़्यादा कंपनियों ने कीमतें बढ़ाने का। और हर सेक्टर में आप मार्केट एक बार जाइए और रियलिटी चेक कीजिए, हर चीज़ के दाम पिछले 6 महीने के दौरान ही बढ़ा दिए गए। बिल्कुल। और इसकी बड़ी वजह कंपनियां जो बेच रहा है, दुकानदार या जो भी व्यक्ति सामान बेच रहा है, वो साफ तौर पर कह देता है साहब कीमतें तो आप देख लीजिए कैसी आग लगी हुई है सामानों के दाम में। तो कीमतें, कंपनियों के पास हमेशा एक ऑप्शन रहता है कि वो दाम बढ़ाएं, और ग्रेजुअली पिछले अगर आप कुछ वर्षों में देखें कीमतें बढ़ी हैं। तो अगर वेजेस बढ़ते हैं जी, कंपनियों के पास ऑप्शन हमेशा इस बात का खुला हुआ है कि वो कीमतें बढ़ा सकती हैं। बिल्कुल सर, चलिए अब नज़र इसी बात पर रहेगी कि सरकार क्या डिसीजन लेती है और नेशनल फ्लोर वेज के तहत कितनी जो न्यूनतम वेतन है वो सरकार तय करती है। अब वक्त हो गया है अपनी अगली खबर की तरफ बढ़ने का। दरअसल आप जानते हैं कि देश भर में इस वक्त ATMs को लेकर विवाद सा एक चल रहा है। लोगों की परेशानी है कि उन्हें या तो ATM से कैश नहीं मिलता, मशीनें खराब रहती हैं, या फिर लंबी लाइनें लगी रहती हैं क्योंकि ATMs की संख्या लगातार कम हो रही है। अब ऐसे में सरकारी बैंकों ने ग्राहकों को बेहतर बैंकिंग सुविधा देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। देश भर में करीब 15,000 ATM को अपग्रेड किया जाएगा। इनमें से करीब 77% जो ATM हैं वो सरकारी बैंकों के होंगे। इन पुराने ATM की जगह धीरे धीरे
कैश रिसाइकल मशीन्स लगाई जाएंगी और इन मशीनों से ग्राहक सिर्फ पैसे निकालेंगे ही नहीं बल्कि 24 घंटे कैश जमा भी कर सकेंगे। इससे बैंकों को फ़ायदा होगा क्योंकि ग्राहकों की तरफ से जमा किया गया कैश दोबारा निकासी के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे एटीएम में बार बार कैश भरने का खर्च घटेगा और मशीनों में कैश खत्म होने की समस्या भी कम होगी। अब सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों के ग्राहकों को मिलने की इससे उम्मीद जताई जा रही है। तो प्रवीण सर, आपको क्या लगता है कि हम लगातार इस पर चर्चा करते आए हैं, इसको कवर भी करते रहे हैं कि एटीएम्स को लेकर इस समय लोग जो हैं वो परेशान हैं, स्पेशली जो Tier 2 और जो छोटे शहर हैं यहाँ पर लोगों को कैश नहीं मिल रहा है। अब हाल ही में आरबीआई ने रिपोर्ट भी मांगी थी इस पर बैंकों से। आपको लग रहा है कि आरबीआई ने जब बैंकों से रिपोर्ट मांगी उसी के बाद ये डिसीजन लिया गया है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, इसके पीछे दो फैक्टर हैं। एक तो आरबीआई की सख्ती भी है कि साहब जब जो लोग बैंकिंग सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, ग्राहक खास तौर पर, उनको बैंकों को सहूलियत देने का बैंकों का ये उत्तरदायित्व बनता है कि वो लोगों को सहूलियत दें। और बैंकों के लिए अब इस बात का महत्व तो ज़्यादा बढ़ रहा है कि वो अपनी ब्रांचेस के साथ अपने एटीएम नेटवर्क को ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करें, उसका ज़्यादा लिवरेज जो है वो हासिल करें। और उसको आप ये ऐसे समझ लीजिए कि एक एटीएम आउटलेट को या एक एटीएम मशीन को चलाने का खर्च एक बैंक का महीने का 60,000 रुपये से लेकर 1.25 लाख रुपए तक का बैठता है। अब इतना लंबा आप खर्च कर रहे हैं, या आपका एटीएम लगा हुआ है और उसमें आप कैश नहीं दे रहे लेकिन एटीएम का खर्च आपका चल ही रहा है। एक जो सीआईटी का जो खर्चा है, कैश इन ट्रांजिट वाला, जो आपका लगभग 30 से 60,000 रुपये के लगभग बैठ जाता है हर महीने का। सीआईटी माफ़ कीजिए, 15 से 30,000 रुपये मंथली का सीआईटी का खर्च बैठ जाता है। तो भले वो बच रहा है लेकिन आपका अल्टीमेट कॉस्ट तो एक एटीएम को रन करने पे लग ही रहा है। तो अब बैंक ये संभवतः सोच रहे हैं कि किस तरह से अपनी जो एटीएम है इस पूरे नेटवर्क को लिवरेज, इसका पूरा फ़ायदा हासिल किया जाए, ब्रांचेस पे लोड कम किया जाए और आपका जो लोगों को सहूलियत देने का इसके साथ एडिशनल उनको बेनिफिट मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी सोच बैंकों की इस वक्त सिमरनजीत यहाँ पर दिखाई दे रही है। बिल्कुल। प्रवीण सर, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी हाल ही में आरबीआई ने भी ये माना कि लोगों को कैश नहीं मिल रहा है और बैंकों से ये रिपोर्ट भी मांगी, जबकि अगर हम देखें तो मई 2026 तक जो करेंसी इन सर्कुलेशन थी वो 42 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी एटीएम तक कैश नहीं पहुंच रहा था। तो इसके पीछे सर आपको बड़ी वजह क्या लगती है? क्योंकि आरबीआई तो कह रहा है कि कैश की कोई कमी नहीं है, बल्कि ये पिछले साल से भी देखें तो 12-13% ज़्यादा ही है जो कैश सर्कुलेशन में इस वक्त है। उसके बावजूद एटीएम खाली पड़े हैं, लोगों को कैश नहीं मिल रहा। क्या बड़ा रीज़न आपको इसके पीछे नज़र आ रहा है सर? नहीं, बड़ा रीज़न देखिए यही है कि बैंकों का एटीएम को चलाने का खर्च बहुत ज़्यादा है। 90%। अब बहुत सारे लोग ये सवाल करेंगे कि साहब बैंक जब एटीएम की सर्विस दे रहे हैं तो बैंक एटीएम की सर्विसेज का पैसा भी वसूल रहे हैं आपसे। अगर आप एक तय लिमिट से ज़्यादा एटीएम से पैसा निकालते हैं तो आपको एक फीस बैंक को देनी पड़ती है। लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि 90% से ज़्यादा जो एटीएम से निकासी है वो फ्री ट्रांजैक्शन वाली निकासी है, जिसमें बैंकों को किसी तरह की ग्राहकों से, यानी अगर 3 ट्रांजैक्शन आपके वित्तीय लेन देन जो है वो फ्री है एटीएम में, तो ज़्यादातर लोग उस 3 एटीएम की निकासी की ही सुविधा का उपयोग करते, उसके बाद नहीं निकालते और इस तरह से फीस देने से बैंकों को बच जाती हैं। 90% का ये आंकड़ा है। तो एक तो बैंकों को इस तरह से कोई कमाई हो नहीं पा रही, दूसरा खर्चा उनका लंबा चौड़ा है। अब बैंकों को क्या लग रहा है कि अगर वो जैसे मैं अभी कुछ आंकड़े देख रहा था, अगर आप एक ऑन साइट एटीएम लगाते हैं बैंक, यानी जिस जगह पे ब्रांच है उसी ब्रांच से लगा हुआ अगर आप एटीएम लगाते हैं तो उसकी कॉस्ट लगभग 8 लाख रुपए के आसपास आती है। और अगर आप ऑफ साइट लगाते हैं, यानी कहीं बैंक से अलग दूर कहीं कोई एटीएम खोलते हैं, तो तकरीबन 15-16 लाख रुपए का एक खर्च आ सकता है एक एटीएम को लगाने का। डबल हो जाती है। तो बैंक अब क्या है कि जो ये एक ऑपरेटिंग कॉस्ट है, इसके साथ आपकी अलग अलग तरह का, चाहे किराया हो, चाहे कैश इन ट्रांजिट हो,
इस तरह के खर्च, एसी हो गया, गार्ड को रखने का खर्च हो गया, नेटवर्क जो है आपका इस सबको मेंटेन करने का जो खर्च है, उस सबको अगर बैंक देते हैं तो वो लंबा चौड़ा खर्च होता है। और अगर इसको जो सीआरएम का अगर इस्तेमाल करते हैं, कैश रिसाइकल मशीन का अगर इस्तेमाल करते हैं, तो 35 से 30-35% तक का जो बैंक है वो अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट को बचा सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर नज़र आता है। बावजूद इसके कि जो करेंसी सर्कुलेशन आपने बताया कि सिस्टम में पर्याप्त है, लेकिन बैंक चूंकि इस ऑपरेटिंग जो कॉस्ट है इसकी वजह से संभवतः यहाँ पर कैश भरने में हीला हवाली बरतते होंगे। तो प्रवीण सर, इसके बाद आपको लग रहा है कि बैंकों के बीच में और ये जो एटीएम चलाने वाली जो संस्था है कैटमी, इनके बीच में भी बात थोड़ा कम हो सकता है? क्योंकि आप को पता हो, हाल ही में कैटमी ने ये कहा था कि जितने कैश की एटीएम्स को ज़रूरत है उतना कैश उन्हें मिल ही नहीं रहा है। एग्जाम्पल उन्होंने दिया था कि मार्च और अप्रैल में, यानी दोनों महीनों में देखा जाए तो मार्च में भी एटीएम्स के अंदर 94,000 करोड़ की ज़रूरत थी और अप्रैल में भी इतनी ज़रूरत थी, लेकिन मार्च में उन्हें मिले 61,000 करोड़ रुपए और अप्रैल के अंदर उन्हें मिले थे 54,000 करोड़ रुपए। तो उन्हें जितना पैसा चाहिए उतना भी नहीं मिल रहा। तो अब लग रहा है कि जो ये सीआरएम लाया जा रहा है, क्योंकि कैश वहीं जमा होगा, वहीं से आप निकाल सकते हैं, तो इससे इनका विवाद भी थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आएगा। नहीं, बिल्कुल विवाद कम होगा, लेकिन फिर जो कैटमी जिनका बिजनेस है पूरा, इसको उनके धंधे में भी आपका असर पड़ेगा। एक बड़ी बात ये भी है, क्योंकि अब एक अगर आप देखें, एसबीआई के देश में सबसे ज़्यादा एटीएम है, 64,000 से ज़्यादा एटीएम है। और एसबीआई के जो सीआरएम अगर आप मशीन्स को देखेंगे तो वो लगभग 14,000 सीआरएम मशीन है, सबसे ज़्यादा एसबीआई की सीआरएम। हाँ, तो धीरे धीरे बैंक अब दरअसल इस नए मॉडल पर चलना शुरू कर रहे हैं, जहाँ इस तरह का जो आपका जो कैश ऑपरेट करते हैं, आपको आर्मर्ड व्हीकल चाहिए। कई बार हमने देखा है कि रॉबरी हो जाती है उस कैश को। अब आपके पास एक बड़ी सहूलियत ये है कि जिस मशीन से आप कैश को डिस्पेंसर कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, वही मशीन आपकी कैश को डिपॉजिट भी कर रही है। वही मशीन ये भी देख रही है कि नोट असली है या नकली जी, और वही मशीन उन नोटों की छटाई भी कर रही है, यानी 100 का नोट कहाँ जाएगा, 500 का नोट कहाँ जाएगा, 200 का नोट कहाँ जाएगा। तो ये बैंकों के न केवल एटीएम मशीन्स तो रिकैलिब्रेट हो ही रही हैं या एक पूरी की पूरी ब्रांच जैसा काम कर रही हैं, बल्कि कई जो लोग शाखाओं में इस काम को करते, उनके काम का बर्डन भी कम कर रही है। बिल्कुल। तो ये और धीरे धीरे, चाहे जैसे दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क एसबीआई के बाद एटीएम मशीनों को ऑपरेट करने में अगर आप देखेंगे तो लगभग 22,000 एटीएम एचडीएफसी बैंक के हैं जी। बाकी सबके 10,000, 11,000, 13,000, 14,000 इस तरह के दूसरे बैंकों के हैं। तो तमाम जो बैंक्स हैं अब वो दरअसल इसी मॉडल पर चलना शुरू करेंगे सिमरन जी। लेकिन प्रवीण सर, एक चीज़ और है कि जो सीआरएम की बात हो रही है, मैं एसबीआई के सीआरएम अगर कहूँ तो मैंने 6-7 साल पहले भी देख रखा है, काफ़ी पुरानी, अभी नई मशीन ये है नहीं, लेकिन आपको लगता नहीं कि इस दौरान जो है बिल्कुल भी उसको लगाने में तेज़ी नहीं दिखाई गई है? अगर 6-7 साल में वो लगाई गई होती मशीनें तो आज ये दिक्कत आती ही ना। हाँ बिल्कुल, ये बात ज़रूर है कि ये टेक्नोलॉजी चूँकि मौजूद लंबे वक्त से है जी, लेकिन उसका पूरी तरह से फ़ायदा बहुत गिने चुनी जगहों पर ही आपको सीआरएम मशीनें दिखाई देती हैं। तो ये तमाम लोगों को भी दरअसल बैंक जाने के से एक राहत देता है कि आपको कैश अगर डिपॉजिट करने हैं 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, छोटे अमाउंट का, उसके लिए भी आपको बैंकिंग आवर्स में जाना होगा, फिर आपको वहाँ लाइन में लगना है। अगर जो एटीएम मशीन कैश को निकाल रही है, अगर उसी में आप कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं, तो ये एक बड़ी सहूलियत है जो लोगों को भी एक राहत यहाँ पर देती है। प्रवीण सर, एक आखिरी सवाल मैं इस पर आपसे एक लेना चाहूँगा। यहाँ पर आप देखिएगा डिफरेंस, एटीएम्स की संख्या अगर हम देखें तो वो लगातार कम हो रही है। FY23 में 2,19,000 के आसपास एटीएम थे, FY26 में घटकर ये 2,09,000 के आसपास आ चुके हैं। लेकिन वहीं जब हम करेंसी इन सर्कुलेशन देख रहे हैं तो ये बढ़ी है, 2025 के मुकाबले इसमें 12 से 13% की ग्रोथ हुई है, बल्कि ये 42.5 लाख करोड़ के आसपास करेंसी सर्कुलेशन में है। तो ये भी तो एक विरोधाभास है कि एटीएम के जरिए कैश का निकाला जाना और करेंसी इन सर्कुलेशन दोनों को आप एक पड़ले पर नहीं रख सकते, दोनों चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं। बहुत सारे कारोबार
जरूरी नहीं है कि वो एटीएम से ही कैश Right. निकाल रहे हो या एटीएम में जो पैसा आया उसको विड्रॉ कर रहे हो। जी। बहुत सारा पैसा आपका कैश आपका बैंक के जरिए भी ट्रांजैक्शन होता है। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है जी। जिसको 10 लाख रुपए के कैश को निकालना है या डिपॉजिट करना है, जी। तो वो ना तो एटीएम में Right. डिपॉजिट कर पाएगा, ना एटीएम से उतना रकम आप निकाल सकते। बिल्कुल। तो जो बड़े ट्रांजैक्शन है, प्लस क्या है, जो दुकानदारों के जरिए जो रिटेल और जो पूरा का पूरा मार्केट में जो पैसा सर्कुलेट हो रहा है, वो भी जरूरी नहीं है कि वो एटीएम के जरिए निकाला गया हो। तो बहुत इन दोनों चीज़ों को मुझे लगता है कि एक आप उस पे नहीं देख सकते। एटीएम इस पूरी के पूरी व्यवस्था का दरअसल एक हिस्सा है और एक बड़ा हिस्सा है, बिल्कुल। लेकिन इकोनॉमी दरअसल उससे भी कहीं बड़ी है। बिल्कुल सर। चलिए, तो प्रवीण सर, अब देखना ये होगा कि नई जो टेक्नोलॉजी हम एक तरीके से कह सकते हैं सीआरएम ला रहे हैं, कितनी उपयोगी होती है, लोगों को कितनी राहत मिलती है, और जिन्हें कैश की ज़रूरत होती है, अभी दिक्कत हो रही है, उन्हें कितना इससे फ़ायदा मिलता है। अब वक्त हो गया है अपनी अगली खबर की तरफ बढ़ने का। दरअसल स्मार्टफोन्स जो हैं लगातार महंगे होने की वजह से भारत में रीफर्बिश्ड यानी कि इस्तेमाल किए गए लेकिन टेस्ट और रिपेयर किए गए स्मार्टफोन की जो डिमांड है वो तेज़ी से बढ़ रही है। काउंटर पॉइंट रिसर्च के मुताबिक 2026 में भारत का रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन मार्केट करीब 12% तक बढ़ सकता है, जबकि नए स्मार्टफोन की बिक्री में करीब 11% की गिरावट आने का अनुमान जताया गया है। सबसे ज़्यादा मांग रिफर्बिश्ड आईफोन की है, क्योंकि लोग कम कीमत में प्रीमियम फ़ोन खरीदना चाहते हैं। बढ़ती कीमतें, बेहतर क्वालिटी चेक, वारंटी और ईएमआई जैसी सुविधाएं भी इस बाज़ार को तेज़ी से बढ़ा रही हैं। और आपको बता दें कि भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सेकेंड हैंड स्मार्टफोन मार्केट बन चुका है, यानी कि ये सिर्फ सस्ते फ़ोन का बाजार नहीं रहा, बल्कि अब लाखों लोग कम कीमत में प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने के लिए रिफर्बिश्ड डिवाइस को पसंद कर रहे हैं। तो प्रवीण सर, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या हो गया कि लोग नए मोबाइल छोड़ के पुराने यानी कि रिफर्बिश्ड मोबाइल्स की तरफ, स्मार्टफोन की तरफ लौट आए हैं? क्या लग रहा है सर, ऐसा इतने महंगे हो गए हैं फ़ोन क्या? नहीं, फ़ोन की कीमत बढ़ी है। एक बात ये है, जाहिर तौर पर तमाम मेमोरी चिप का महंगा होना हो या बाकी चीज़ें हैं। दूसरी बड़ी चीज़, जो ज़्यादा बड़ी चीज़ सिमरनजीत, ये है कि लोगों की एस्पिरेशंस जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं। कस्टमर की एस्पिरेशंस बढ़ी है, मतलब कस्टमर्स की जो प्रेफरेंस है या जो उनकी इच्छाएं हैं, वो उसमें हम एक व्यवहार में उसमें एक बड़ा बदलाव देख रहे हैं। अब लोग हाई एंड फ़ोन्स को या प्रीमियम फ़ोन्स को अपने पास रखना चाहते हैं, उसका पोजीशन चाहते हैं। बिल्कुल। और कई बार ऐसा होता है या ज़्यादातर बार ऐसा होता है कि जब आपके पास उसके लिए उतना पैसा नहीं होता कि साहब आप 67-68 हज़ार रुपये का, मान लीजिए आईफोन 16 अगर मिल रहा है, तो उसको नया खरीदें। बिल्कुल। और जब आप उसके ऑप्शंस को देखते हैं कि नहीं साहब लेना है फ़ोन, मुझको आईफोन लेना है या और इसी कैटेगरी के महंगे फ़ोन लेने हैं, तो अगर आप आईफोन 16 कोई देखेंगे तो तमाम जो दूसरे जो रिफर्बिश्ड जो फ़ोन बेचने वाले प्लेटफॉर्म है, वहाँ आपको 20% 25% तक के डिस्काउंट पे मिल रहा है। बिल्कुल। तो अगर आपको 25% का डिस्काउंट पर एक प्रीमियम फ़ोन मिल रहा है जिसको लेकर सर्टिफाइड हैं, तमाम तरह के चेक से गुजरा हुआ प्रोडक्ट है, तो वो एक फिर एश्योरिटी प्रोवाइड कराता है कस्टमर्स को। और इसी वजह से ये पूरा का पूरा मार्केट ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि नए जो स्मार्टफोन्स हैं उनकी बिक्री में आप 2026 में गिरावट का ट्रेंड देख रहे हैं। 11% की गिरावट एक बड़ी गिरावट है, और उसके ठीक उलट नंबर दिखाई देता है यहाँ कि 12% की जो पुराने फ़ोन है, रिफर्बिश्ड फ़ोन है, उनकी बिक्री में इजाफा होता हुआ दिख रहा है। और पवन से मुझे लगता है कि इसके पीछे जो ये पुराने स्मार्टफोन्स या रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन्स की जो डिमांड बढ़ रही है, इसके पीछे मुझे लगता है एक रीज़न ये भी है कि अब कई प्लेटफॉर्म्स ऐसे आ चुके हैं जो आपको रिफर्बिश्ड फ़ोन दे रहे हैं और आपको बाकायदा वो अपनी तरफ से वारंटी टाइप भी देते हैं कि अगर इतने टाइम में वो ख़राब हो गया तो वो उसको ठीक करके देंगे या वापस लेंगे, कुछ इस तरीके की स्कीम दे रहे हैं। तो इससे भी लोगों का भरोसा कहीं ना कहीं बढ़ा है रिफर्बिश्ड फ़ोन को लेकर। नहीं, बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप दो तरीके, या तो आप अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट से जाकर एक फ़ोन खरीदिए पुराना, और प्रीमियम फ़ोन जब आप खरीदने जाते हैं जिसमें
पुराना भी या रिफर्बिश्ड भी आप खरीदते हैं तो उसकी तब भी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, उसकी कीमत ऊंची रहती है। जी। तो जब आप एक बड़ा अमाउंट किसी गैजेट के लिए लगाने जा रहे हैं, तब तमाम लोगों के मन में ये सवाल होता है कि भले 4 पैसे ज़्यादा दिए जाएं, लेकिन उसके साथ जुड़े हुए आपकी चाहे वारंटी हो या जो तमाम चीज़ें हैं जी। या प्रोडक्ट के ठीक होने की, वो कम से कम एक क्रेडिबल प्लेटफॉर्म से उस चीज़ की गारंटी मिले। तो इसी वजह से और नए जो प्लेटफॉर्म आए हैं तमाम, उन्होंने इस बात का आपको एक सहूलियत दी है, मैं कहूँगा, जिससे लोग इस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सर ये जो स्मार्टफोन कंपनीज़ हैं, इनके लिए भी तो चिंता की बात होगी कि नए फ़ोन तो महंगे हो रहे हैं, तो लोग रिफर्बिश्ड की तरफ जा रहे हैं, तो इन्हें भी कुछ करना पड़ेगा फिर, ताकि फ़ोन की कीमतें एक सीमित दायरे में रहें। नहीं देखिए, अब पिछले अगर कुछ वक्त को देखेंगे तो जो चिप्स के प्राइसेस हैं, मेमोरी चिप के हों या बाकी जो सेमीकंडक्टर हों, इन सब के कीमतों में इजाफा हुआ है और कंपनियां उस लागत का बर्डन जो है वो, जैसा हमेशा होता है, ग्राहकों पर ही डालती हैं। अब कीमतें बढ़ी हैं तो लोग थोड़ा सा ठिठके हैं। हर व्यक्ति के पास उतने संसाधन नहीं है कि वो महंगा फ़ोन कम से कम खरीद सके। तो मुझे लगता है कि ये कंपनियां कीमतें कम क्या होंगी या नहीं होंगी, ये तो एक बड़ा सवाल है। स्मार्टफोन की कीमतों के बढ़ने को लेके बार बार हमने खबरें देखी कि कीमतों में लगातार धीरे धीरे इजाफा यहाँ पर होता हुआ दिखाई दिया है। तो मैन्युफैक्चरर्स के पास ऑप्शंस दरअसल लिमिटेड हैं कीमतों को कम करने के, और मुझे लगता है कि इस वजह से भी ये जो पुराने फ़ोन्स का जो मार्केट है, स्मार्टफोन्स का मार्केट है, उसमें ज़्यादा बड़ा हम इजाफा देख रहे हैं। एक बड़ी चीज़ ये भी यहाँ पर नज़र आ सकती है कि जो लोग इन्हीं तरह, मान लीजिए किसी के पास पुराना आईफोन है जी, और नया वर्जन लॉन्च हुआ और उसको अपग्रेड करना है, तो आपका जो सप्लाई साइड है, बेसिकली मैं उस चीज़ को कहना चाहता हूँ, सप्लाई साइड भी दरअसल स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो रिफर्बिश्ड फ़ोन आ रहे हैं मार्केट में, वो भी किसी के बेचे हुए फ़ोन ही, ज़्यादातर जो बड़ा पार्ट है वो आम यूजर्स के ही बेचे हुए फ़ोन है, जिनको मेंटेन करके, ठीक करके, दुरुस्त करके उनको फिर से मार्केट में उतारा जाता है। तो यहाँ पर भी सप्लाई साइड भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है जितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पर डिमांड साइड है। बिल्कुल सर। और सर ये मार्केट कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, इस पर CCS इनसाइट के एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया कि 2024 में भारत का जो ऑर्गेनाइज्ड सेकेंडरी स्मार्टफोन मार्केट है वो 10% बढ़ा है और 57 लाख डिवाइस की शिपमेंट हुई है। ये CCS इनसाइट के डेटा है। और भारत जो है अब चाइना और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सेकेंड हैंड स्मार्टफोन मार्केट बन चुका है। अब यही मार्केट रिपोर्ट की माने तो भारत में 2024 तक बिकने वाले लगभग 19% स्मार्टफोन्स जो थे वो सेकेंड हैंड थे, यानी कि हर 5 में से लगभग एक फ़ोन नया नहीं बल्कि सेकेंड हैंड था यहाँ पर। और वहीं जो अभी काउंटर पॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट है, इसके मुताबिक जनवरी से जून 2025 में भारत में रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन्स की जो सेल्स है वो करीब 5% तक बढ़ती हुई नजर आई है। ये नंबर पिछले साल का है और इस साल ये 12% तक जाने की यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है। तो प्रवीण सर, आपको क्या लगता है, एक सजेशन आपसे यहाँ पर लेना चाहेंगे, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो भी जानना चाहेंगे, आज के समय में 80,000 का कोई नया फ़ोन खरीदना चाहे तो 80,000 का नया फ़ोन खरीदे या वही फ़ोन उसे रिफर्बिश्ड 40-50 हज़ार 60,000 में मिल रहा है, क्या दोनों में से कौन सा ऑप्शन उसे अपनाना चाहिए? नहीं देखिए, रिफर्बिश्ड का ऑप्शन भी अपनाया जा सकता है और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, एक बार मतलब इतने उसमें जी जीवन में मैंने एक बार एक प्रोडक्ट को रिफर्बिश्ड खरीदा मैंने खुद भी, क्योंकि उसका नया बना हुआ प्रोडक्ट वो अवेलेबल नहीं था जिस साइट से लेते हैं। और इस बात को भी लगभग 4-5 साल हो गए हैं और जो प्रोडक्ट मैंने ख़रीदा वो आज भी वैसा ही काम कर रहा है जैसा नया प्रोडक्ट काम करता है। तो उसमें आज तक, मुझे 5 साल के लगभग हो गए हैं, आज तक उस गैजेट में कोई भी इश्यू नहीं आया। तो अगर आपको इन प्रोडक्ट्स के साथ गारंटी वारंटी मिल रही है जी, तो देखा जा सकता है। अगर नया खरीद सकते हैं तो नया खरीदें,
ये कस्टमर्स के डिस्क्रेशन पर बिल्कुल। निर्भर होता है कि आप किस तरह का प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, उसमें रिफर्बिश्ड लेना उचित समझते हैं या नया। लेकिन एक चीज़ है जो एक और जो कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में जानकारी देता है सिमरनजीत, जिससे समझना जरूरी है। देखिए, दो मार्केट्स में हम इस चीज़ को होते हुए देख रहे हैं। एक स्मार्टफोन के मार्केट में, दूसरा हम कार बाजार में देख रहे हैं। भारत के जो कस्टमर्स हैं या जो कंज्यूमर्स हैं, उन्होंने एक बड़े टैबू को तोड़ा है जी। पहले आपका पुरानी कार को लेने को लेकर एक बड़ा मेंटल ये कहूँगा मैं कि एक दिक्कत हुआ करती थी लोगों को कि साहब आपने पुरानी कार ले ली, अब 4 लोग अड़ोसी पड़ोसी लोग, आपके जानकार लोग क्या कहेंगे कि आप एक पुरानी कार लेकर आ गए, जबकि आप नई कार खरीद सकते थे। तो प्रीमियम कारों में, चाहे आप एसयूवीज को देख लीजिए, बहुत प्रीमियम नहीं, लेकिन हाँ, अगर जो मास लेवल पर जो बिक रही हैं उसमें पर्टिकुलरली एसयूवीज को अगर आप देखेंगे तो लोग हैचबैक की जगह एसयूवीज को तरजीह दे रहे हैं, भले उनको पुरानी कार लेनी पड़े। और उसमें भी ऑर्गेनाइज्ड मार्केट से इस तरह की गाड़ियों को लेने का चलन बढ़ा है। जितनी तेजी से नई कारों का बाजार आगे बढ़ रहा है और रिकॉर्ड बिक्री हुई है, इसके बाद जब सरकार ने जीएसटी में एक बड़ी कटौती थी, नहीं अदरवाइज नई कारों का बाजार एक बिल्कुल थमा हुआ दिखाई दे रहा था। वैसा ही ट्रेंड हम स्मार्टफोन मार्केट में देख रहे हैं कि लोग जो उनकी एस्पिरेशंस हैं, जहां वो प्रीमियम प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, मान लीजिए कोई 20 या 25 हज़ार का कोई दूसरे किसी ब्रांड का फ़ोन खरीदे नया, उसकी जगह लोगों को ये संभवतः समझ में आ रहा है कि इसकी जगह 22, 25 या 30 हज़ार का मैं आईफोन ले लूं, भले वो रिफर्बिश्ड हो। तो एक आपके पास एक जो स्टेटस है उसको आपको अपग्रेड करता हुआ वो चीज़ दिखाई देगी। तो ये जो ख्याल है कि साहब पुराना फ़ोन है या पुरानी कार है और वो आपको हीन भावना पैदा करता, वो चीज़ें भी, वो टैबू भी दरअसल टूटता हुआ नजर आया है। चलिए, थैंक यू सो मच प्रवीण सर अपने यूज़फुल इंसाइट्स देने के लिए। तो आज के मनी सेंट्रल में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे मनी सेंट्रल में नए मुद्दों और नई जानकारी के साथ। नमस्कार।